हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। इन द लास्ट लेक्चर्स जो हमने जहां पर छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम अपना इम्यूनिटी पर डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी जो है वो एक बॉडी का अच्छा खासा डिफेंस सिस्टम है और उसको ज़रूरत भी इसीलिए पड़ती है बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइट द इन्फेक्शन दैट ऑल वी हैव स्टडीड। उसके अलावा हम इम्यूनिटी में अपना जो इनेट इम्यूनिटी का पोर्शन है वो भी स्टडी कर चुके हैं, है ना। आई होप कि आप सबको क्लियर है ऑलरेडी कि इनेट इम्यूनिटी क्या है, कैसे वो डिफर करेगी एडेप्टिव से, वो अभी हम फिलहाल इस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले जो आज का एक्चुअली जो लेक्चर का आज इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है वो ये है एंटीजन और एंटीबॉडी को लेकर। ठीक है, एंटीजन को पहले मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ। ये कोई साइंटिफिक वैसी शॉर्ट फॉर्म नहीं है बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द इनफैक्ट बुक्स भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करती हैं AG और AB फॉर द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिस्पेक्टिवली। तो अगर मेरे लेक्चर्स में भी आपको यही शॉर्ट फॉर्म देखने को मिले तो जस्ट मेक इट क्लियर कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी को ही डिपिक्ट करें। चलो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट एक्चुअली इज द एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन होता है एनी फॉरेन पार्टिकल और एनी फॉरेन intrusion or invader you can say that actually enters into the body and then it leads to the immune response. This is how you define this particular antigen। ठीक है, बॉडी के अंदर एंटर करेगा और क्या देगा? इम्यून रिस्पॉन्स देगा। ऑल्दो इसमें भी थोड़ी अलग कंडीशंस हैं बट वो कंडीशंस आपको आगे जाकर पता चलेंगी, अभी के लिए नहीं। अभी के लिए आप याद रखिए what actually this antigen is। It is the foreign particle that enters into the body and leads to the immune response। अब पहले एंटीबॉडी को डिस्कस करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अभी इसी लेक्चर में काम आने वाला है वो है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। देखो ज़रा और अच्छे से समझते हैं हम एंटीजन क्या होता है। ये क्या है? ये है हमारा एक सेल। ठीक है, आप इसको प्रोकैरियोटिक सेल एज्यूम कर लो अभी के लिए कि ये एक वो सेल है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अंदर जाके एंटीजेनिक रिस्पॉन्स करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो एक्चुअली में ये एंटीजेनिक रिस्पॉन्स होता क्या है वो हमको समझना है सबसे पहले। तो ये हैं उसके बाहर आउटर सरफेस पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट और इनको क्या बोलते हैं आप सबको अभी तक पता होगा, मैं नहीं बताऊंगी वो क्योंकि थोड़ी चीज़ें आपको भी सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या होता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स में? यू हैव सर्टेन मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी इट सेल वॉल और द सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट। सो दीज एंटीजेनिक वेरिएंट्स आर एक्चुअली सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। दे कैन बी लिपिड्स, दे कैन बी प्रोटीन्स which are present on the outer surface of the particular organism, say microorganism which leads to the immune response। हमारी बॉडी के अंदर देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी बॉडी कैसे सेंस करेगी उसको, तो कैसे सेंस करेगी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और एंटीजेनिक वेरिएंट दैट आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ऐसा नहीं है कि कोई आके उसको बता रहा है कि इसका हमारी बॉडी के अंदर ये एंटर कर गया। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी को खुद ब खुद डिटेक्ट करना है। कैसे डिटेक्ट करेगा? उसके जो आउटर सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसको बॉडी फॉरन अज्यूम करेगा तो उसको एंटीजन मान लेगा वो। अब दूसरा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा कि हाउ दिस immune response is created or what happens, what measures our body take in order to combat these foreign antigens। तो उसको combat करने के लिए, उसको eliminate करने के लिए our body produces what? It produces the antibodies। What actually antibodies are? Antibodies are nothing but a protein molecules that are Y shaped। इनका जो एंटीबॉडीज का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों इनकी शेप वाई होती है, वो सब अब आप पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, एंटीबॉडीज पर पूरा डिटेल में डिस्कशन में आपको बताने वाली हूँ। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो बनाते हैं और इन एंटीबॉडीज का काम है टू फाइट विद द एंटीजन्स। कैसे? देखो
अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एंटीजन्स हैं हमारे वो एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है आउटर सरफेस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी में फॉरेन की तरह ट्रीट होते हैं। तो जो हमारी एंटीबॉडीज हैं इन्हीं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के अगेंस्ट में सब्सटेंसेस या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो उसके अगेंस्ट फाइट करेंगी। तो दैट इज हाउ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हैपेंस within the body, which in turn leads to the elimination of this foreign substances. This is how this antigen and antibody works, or this is what antigen and antibody is. ठीक है, आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर अपकमिंग सेक्शंस, राइट। चलो, इननेट इम्यूनिटी हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अब बात आती है हमारी सेकेंड टाइप इम्यूनिटी की, जो है एक्वायर्ड या फिर अडैप्टिव इम्यूनिटी। ठीक, अब देखो पुराने लेक्चर को याद करो जो हमने पढ़ा था, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी फेमिलियर विद द लास्ट लेक्चर, वट एवर आई हैव डिलीवर्ड टू यू, you will not be able to understand the further lectures that will be coming up, because each and every lecture is related to the previous, so you have to take care that particular portion। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो do ask me at that particular time itself, otherwise आपके डाउट्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपको अभी पता नहीं चलेगा। when you are getting ready for your exam, स्पेशली वो जो लास्ट वाले टाइम्स होते हैं ना हमारे एग्जाम के, तब पता चलेगा। तो इट्स माई सजेशन टू यू, डू आस्क योर डाउट्स इफ एट ऑल यू आर फेसिंग सम ऑफ देम। ठीक है, तो देखो उसके नाम से क्लियर हो रहा है, इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम था और बर्थ के टाइम से प्रेजेंट था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसा है, इट इज केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्टिवली एलिमिनेटिंग स्पेसिफिक फॉरेन माइक्रोब्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर टर्म्ड एज द फॉरेन एंटीजेंस। ये तो बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। अब ये जो सिलेक्टिविटी वाला पॉइंट है ना, ये इननेट इम्यूनिटी से थोड़ा कंट्रास्टिंग है हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। दैट इज हाउ दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी is important और स्पेशल। ऐसा नहीं बोला मैंने कि इननेट इम्यूनिटी स्पेशल नहीं है या उसकी जरूरत नहीं है। नो, बोथ द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज वर्क हैंड इन हैंड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनलाइक इननेट इम्यूनिटी अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज आर नॉट सेम इन एवरी इंडिविजुअल। इसका रीजन आपको इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलेगा कि क्यों हर एक इंडिविजुअल में इसका रिस्पॉन्स सेम नहीं होता। ठीक है, चलो, द रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक एंटीजेनिक चैलेंजेस। वैसे तो इसका एक रीजन ये भी है, ठीक है, देखो हमने इननेट इम्यूनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन इननेट इम्यूनिटी में हम लोग बैरियर्स पढ़ रहे थे जो हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्योंकि एक्वायर्ड है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स और द अटैक ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स विद इन इंडिविजुअल्स बॉडी, दैट इज वाई द रिस्पॉन्स वैरीज एंड दैट इज वाई इट इज सेड दैट द रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक एंटीजेनिक चैलेंजेस। और भी क्लियर होगा कैसे, जब आप देखोगे कि हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या जो अडैप्टिव इम्यूनिटी है उसके 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो इसको इतना स्पेसिफिक बनाते हैं। कैसे, सबसे पहले वही है एंटीजन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, कैसे, इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग द एंटीजेनिक वेरिएंट्स दैट डिफर इवन इन सिंगल अमीनो एसिड। अब ज़रा याद करो, जब मैंने यहाँ पर आपको एंटीजन के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था ये कैसे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना, ईदर इट बी प्रोटीन, दे कैन बी लिपिड विच इन टर्न लीड्स टू द इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो इतनी स्पेसिफिक है कि अगर इन मॉलिक्यूल्स में मान लो एक बैक्टीरिया के पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया के पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, बस एक अमीनो एसिड का डिफरेंस है। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। देयर आर 20, ओके आई विल राइट इट डाउन, वी हैव 20 अमीनो एसिड्स विच सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो जब ये 20 अमीनो एसिड्स काम करेंगे, एक साथ मिलकर प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी हो। और जब ऐसा होता है तो जब मान लीजिए कि उस एंटीजेनिक वेरिएंट में एक भी अमीनो एसिड का डिफरेंस है, तो आवर एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट मच स्पेसिफिक कि इट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एंड इट विल मेक द रेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, डाइवर्सिटी। कैसे डाइवर्स होगा, अगेन द सिमिलर कॉन्सेप्ट, इट इज केपेबल इन रिकॉग्नाइजिंग बिलियंस ऑफ यूनिक
स्ट्रक्चर्स ऑन फॉरेन एंटीजन्स देयरबाय जनरेटिंग द डाइवर्सिटी। जब इतनी स्पेसिफिक है तो एक अमीनो एसिड के चेंज को भी डिटेक्ट कर लेता है, तो उतनी ही तरीके की वो जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं उसको भी बनाएगा और फिर उसके बाद में हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको वैसे ही प्रोवोक करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब देखो उसके अलावा उसका बाद जो थर्ड है हमारा इसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, वो है हमारा मेमोरी का। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके आगे आने वाला लेक्चर भी कंटिन्यू होने वाला है। इसीलिए मेमोरी, हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इट जनरेट्स अ प्राइमरी रिस्पॉन्स वंस इट एनकाउंटर्स पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, नया रिलेटिव आता है, तो एक बार देख के आपका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है ना, यू हेजिटेट इन आस्किंग और इन टॉकिंग टू द पर्सन, बट द सेकेंड टाइम द सेम पर्सन कम्स टू योर हाउस, यू बिकम फ्रेंडली विद दैट, येस और नो। सबका आंसर येस ही हुआ, कुछ बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे तो उनका आंसर नो भी होगा, बट येस इट टेक्स टाइम, थोड़ा तो आप फ्रैंक हो ही जाते हो पहली बार के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स था वो स्लो था और थोड़ा लो इंटेंसिटी का था, वही यहाँ पर भी बोला जा रहा है। आप किसी को आई थिंक कि डाउट नहीं आएगा इसको समझने में, कोई नहीं भूल पाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का। अगर ऐसा ही है तो कमेंट में बताना, ठीक है मेरे को, कि हाँ हम नहीं भूल पाएंगे कभी भी। प्राइमरी रिस्पॉन्स कब हुआ? जब फर्स्ट टाइम हमारे किसी पैथोजन ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो जो रिस्पॉन्स बनाया हमारी बॉडी ने उसमें थोड़ा टाइम लगा उसको डिटेक्ट करने में, और वो थोड़ा लो इंटेंसिटी का था। लेकिन अगर सेम पैथोजन सेकेंड टाइम बॉडी में एंटर किया है तो जो रिस्पॉन्स है वो अपने आप इंटेंसिफाइड हो जाएगा, क्विक होगा, और इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रिस्पॉन्स, बिकॉज इट अकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड टाइम। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? आपका किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि आपने वो अपनी मेमोरी में बिठाया था। सेम थिंग हमारा इम्यून सिस्टम भी करेगा, इट जनरेट्स मेमोरी ऑफ द फर्स्ट मेमोरी, जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसकी मेमोरी को जनरेट करके वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स थोड़ा क्विक करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एडेप्टिव इम्यूनिटी, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ये डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है कि जो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल एंटर किया है बॉडी के अंदर, या फिर जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो बाहर का है या फिर बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन ज़रूरी है। बॉडी को ये डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन मॉलिक्यूल के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बना रहा है वो बाहर से आया है कि अंदर ही है। अगर ऐसा फेल हो जाता है तो यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजेज विच आर टर्म्ड अंडर दिस ऑटो इम्यूनिटी। बहुत डेंजरस डिसीजेज है जहाँ पर आपकी बॉडी आपके ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और वो सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी एक अच्छा टॉपिक है और आप इसको आपके हायर स्टैंडर्ड्स में स्टडी करेंगे डिटेल में। अगर अभी क्यूरियोसिटी है, आई एम देयर टू गेट योर quench your knowledge या quench your thirst, but for that you have to get me in the comment section. Okay, चलो देखो, अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो भी अभी हमने ये मेमोरी वाला टर्म पढ़ा था, इसीलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है स्पेशलाइज सेल्स की वजह से। वो स्पेशलाइज सेल्स कौन से हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये दोनों लिम्फोसाइट्स अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज को जनरेट करते हैं। वो रिस्पॉन्सेज कौन से हैं? पहला है हमारा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। पहला समझ में आ जाएगा, सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। पहला वाला समझाती हूँ मैं, देखो। ह्यूमोरल का मतलब होता है विद इन दी ब्लड। आई नो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, बट इट्स ओके, आई नो यू ऑल विल टॉलरेट, है ना। देखो, ह्यूमोरल का मतलब होता है ब्लड, तो इसका मतलब ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारे ब्लड में जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है? स्पेशलाइज्ड सेल हैं बी लिम्फोसाइट्स, उसको कैरी करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, एंटीबॉडीज। उसका दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। किसके रिस्पॉन्स में? एंटीजन के रिस्पॉन्स में। ऑब्वियस सी बात है, ये जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं ये हमारे ब्लड में सीक्रेट हो रही हैं, इसीलिए हमने इस टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स को बोला है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक,
दूसरा, क्योंकि एंटीबॉडीज की वजह से रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हम एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीजें, एक से दूसरी चीज रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको एक और बात जो यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये है कि ये जो बी सेल्स हैं वो अकेले ही हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में पार्ट नहीं लेते, ऑल्दो ये एंटीबॉडीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, but another type of immunity, that is the CMI or cell mediated immunities, help in making the or in synthesizing the antibodies through another method। इसीलिए हम पढ़ते हैं ये हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो किससे एक्टिवेट होगा? इट इज इनिशिएटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ टी सेल्स। वहां पे कौन से थे? बी सेल्स, यहाँ पर है टी सेल्स, बाय अ स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, स्पेसिफिसिटी आ जाती है यहाँ पर पिक्चर में, इसीलिए इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल आप पढ़ोगे वो आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगी, ऑब्वियस ही बात है, अभी है आपके सिलेबस में, उसका भी डिस्कशन। क्या? ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। नाम सबने सुना है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, ये भी आई थिंक आपको पता होगा, बट वो ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है या उसके पीछे इतने ड्रॉबैक्स क्यों है, वो आप पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है, बट वो तभी होगा जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे चैनल के ऊपर। चलो, चलो ये तो बात हो गई, आगे मैंने आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट दे दिया आगे के लेक्चर्स के लिए। लेकिन अभी के लिए जो है हमारे जो टी सेल्स हैं, मैंने अभी अभी आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी में स्पेशली क्लियर किया था कि जो हमारे मेमोरी सेल्स हैं वो जनरेट होते हैं। तो ये मेमोरी सेल्स कुछ इस तरीके से जनरेट होते हैं कि जब हमारा टी सेल एक्टिवेट हो जाता है तो क्लोन्स बनते हैं। क्लोन्स भी आपको पता है क्या होते हैं? नहीं पता, मैं बताती हूँ। क्लोन्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, जब वो क्लोन्स बनते हैं तब डिफरेंशिएशन के टाइम पर वो टी सेल्स दो तरीके के सेल्स में डिवाइड होते हैं या दो तरीके के सेल्स बनाते हैं। पहला होता है हमारा इफेक्टर सेल्स और दूसरे ये होते हैं हमारे मेमोरी सेल्स। तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं दोनों आपस में तालमेल बिठा के कोऑर्डिनेटेड वे से कंबाइन करके हमारा इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को मॉनिटर करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक्ड about the innate immunity in detail, right? I hope कि सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है, डोंट फील कि हमें नहीं आया समझ में। जो भी कुछ समझ में नहीं आया है, आस्क मी देन एंड देयर इटसेल्फ, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद व्हाटएवर आई कैन, राइट? इसीलिए ये शायद पीपीटीज के थ्रू और बोर्ड के थ्रू मिक्स लेक्चर चल रहा है, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन पॉइंट्स विच आर देयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फिगर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगेन, दैट इज ऑन द एंटीबॉडीज। और वो डिस्कशन आप सबको मेरे साथ कंटिन्यू करना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, अलग अलग नई नई चीज़ें सामने आने वाली हैं, आपको नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है पढ़ने के लिए। ओके, so that is all for this lecture. We will meet in our next lecture. Till then, have a good day all of you. Take care, stay connected at the channel. Okay, till then, have a good day. Bye bye. Thank you all of you.